अंधेरी रात में विधवा भाभी की सिसकियां सुनकर फौजी देवर के होश उड़ गए। कमरे में जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने जो किया, दोस्तों, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे समाज में उस कड़वे सच को बयां करती है जिससे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। एक औरत के लिए उसका पति ही उसका सबसे बड़ा अभिमान होता है, उसका कवच होता है, लेकिन जब वो कवच टूट जाए तो यह दुनिया उस औरत को जीने नहीं देती। आज की कहानी रिश्तों, त्याग और एक ऐसे फैसले की है जिसने एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के उदयपुर जिले के पास स्थित एक छोटे से गाँव रामपुर की। गाँव के किनारे एक पुराना लेकिन बड़ा सा मकान था जहाँ किशन लाल जी अपने परिवार के साथ रहते थे। किशन लाल जी एक बुजुर्ग हो चुके थे और आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी गठिया की बीमारी से परेशान रहती थी। इस घर में कभी खुशियों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में यहाँ सिर्फ खामोशी और मातम का डेरा था। इस घर की बड़ी बहू का नाम था वंदना। वंदना देखने में जितनी सुंदर थी उसका मन उससे भी ज़्यादा पवित्र था, लेकिन उसकी किस्मत में शायद सुख लिखा ही नहीं था। वंदना की शादी किशन लाल जी के बड़े बेटे राकेश से हुई थी। राकेश शहर में एक सरकारी बाबू था। शादी के 2 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन एक दिन जब राकेश दफ्तर से लौट रहा था, एक सड़क हादसे में वंदना की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। राकेश ने मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वंदना पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मात्र 25 साल। समाज ने उसे विधवा का नाम दे दिया। ससुराल वाले यानी किशन लाल जी और सुमित्रा देवी, जो कभी वंदना को अपनी बेटी मानते थे, बेटे के गम में इतने टूट गए कि वो भी धीरे धीरे खामोश हो गए। वंदना घर के सारे काम करती, सास ससुर की सेवा करती, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ ताने और अकेलापन आता। गाँव के लोग कहते, अरे ये तो अब शकुनी है, आते ही पति को खा गई। वंदना यह सब सुनती और खून के घूंट पीकर रह जाती। उस घर में वंदना दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करती, कभी सिलाई करके तो कभी ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाने में मदद करती, कभी लेकिन रात होते ही जब वो अपने कमरे में जाती तो उसका असली संघर्ष शुरू होता है। वो तकिए में मुंह दबाकर घंटों रोती रहती। उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दोस्तों, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब इस घर का छोटा बेटा सागर 3 साल बाद घर लौटने वाला था। सागर भारतीय सेना में कैप्टन था और उसकी पोस्टिंग कश्मीर के बर्फीले इलाकों में थी। सागर अपने बड़े भाई राकेश से बहुत प्यार करता था, लेकिन भाई की मौत के वक्त वह सरहद पर जंग लड़ रहा था और उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी। अब 3 साल बाद सागर अपनी शादी के लिए घर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, सागर की शादी तय हो चुकी थी, शहर की एक अमीर और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की निशा से। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ है जानने से पहले अगर आप भी भारतीय सेना और परिवार के संस्कारों का सम्मान करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए लीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। सागर जब अपनी जीप से घर के आंगन में उतरा तो उसकी मां सुमित्रा देवी और पिता किशन लाल जी की आंखों में चमक आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन सागर की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। उसने इधर उधर देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। सुमित्रा देवी की नजरें झुक गई। उन्होंने जबी जुबान में कहा, बेटा वो अपने कमरे में होगी, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। सागर कुछ अजीब लगा। पहले जब भी वह आता था वंदना भाभी सबसे पहले दौड़ कर आती थी, उसकी आरती उतारती थी और उसे अपने हाथों से बना हलवा खिलाती थी, लेकिन आज वो कहीं नहीं थी। सागर अपने कमरे में गया, फ्रेश हुआ, लेकिन उसका मन नहीं माना। रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे, लेकिन सागर को नींद नहीं आ रही थी। उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ा। तभी उसे घर के पिछवाड़े वाले हिस्से से, जहाँ अब कबाड़ रखा जाता था, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बहुत ही धीमी लेकिन बहुत ही दर्दनाक थी। सागर के कदम ठिठक गए। उसने सोचा, इतनी रात गए कौन रो रहा है। वह दबे पाँव उस तरफ बढ़ा। वह जैसे ही उस छोटे से सीलन भरे कमरे के पास पहुंचा, उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कमरा जो कभी स्टोर रूम हुआ करता था, वहाँ एक टूटी हुई खाट पर वंदना बैठी थी। उसके सामने राकेश की एक पुरानी तस्वीर रखी थी और वो उस तस्वीर से बातें करते हुए फुट फुट कर रो रही थी। वंदना रोते हुए कह रही थी, राकेश तुम मुझे क्यों छोड़ गए, देखो ना आज सागर आया है, सब कितने खुश है, लेकिन मैं उसके सामने भी नहीं जा सकती। माँ जी ने कहा है कि मेरी परछाई भी अगर सागर पर पड़ी तो अब शगुन हो जाएगा। मैं क्या इतनी बुरी हूँ राकेश, मेरा क्या कसूर है कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, यह सुनकर सागर का कलेजा मुंह को आ गया। जिस भाभी ने उसे बचपन से माँ की तरह पाला था, आज उसके साथ ऐसा व्यवहार, वो भी उसके ही घर में। सागर की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि पिछले 3 सालों में उसकी भाभी ने न जाने कितने नर्क झेले हैं। वो अंदर जाना चाहता था, वंदना के सिर पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा कि अभी जज्बात में बहने का वक्त नहीं है, उसे कुछ करना होगा। अगली सुबह घर में सागर और निशा की सगाई की रस्में शुरू होनी थी। निशा अपने परिवार के साथ आ चुकी थी। निशा एक बहुत ही मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की थी, लेकिन उसमें संस्कारों की बहुत कमी थी। उसे गाँव का माहौल, सागर का पुराना घर और बीमार सास ससुर बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो आते ही नाक भौं से कोड़ने लगी, सागर ये कैसा घर है, यहाँ तो ऐसी एसी भी नहीं है, और तुम्हारे मम्मी पापा क्या ये हमारे साथ शहर में रहेंगे। देखो मैं पहले ही बता दूं, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, शादी के बाद हम अलग फ्लैट लेंगे। निशा ने आते ही सागर के कान में फुसफुसाया। सागर का मन खट्टा हो गया, लेकिन वह चुप रहा। तभी रस्म शुरू होने वाली थी। वंदना एक कोने में साड़ी का पल्लू सिर पर रखे खड़ी थी। वह दूर से ही सागर को देख रही थी। उसकी आंखों में देवर के लिए प्यार और आशीर्वाद था, लेकिन डर भी था। अचानक रस्म के दौरान एक थाली की जरूरत पड़ी। सुमित्रा जी काम में व्यस्त थी तो उन्होंने अनजाने में वंदना को आवाज लगा दी, वंदना जरा वो पूजा की थाली तो लाना। वंदना हिचकिचाई, लेकिन सास का आदेश था तो वह थाली लेकर आगे बढ़ी। जैसे ही वह सागर और निशा के पास, निशा ने वंदना को देखकर जोर से चीख मारी, रुको, तुम दूर रहो। निशा ने सबके सामने चिल्लाया, तुम्हें पता नहीं कि शुभ काम में विधवा का चेहरा देखना भी मना होता है, और तुम तो मेरे होने वाले पति की आरती उतारने आ रही हो। हट जाओ यहाँ से, अपनी मनहूसियत मेरे रिश्ते पर मत डालो। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। वंदना के हाथ से थाली छूटते छूटते बची। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। किशन लाल जी और
सुमित्रा देवी सिर झुकाए खड़े रहे। उनमें अपनी होने वाली बहू को डांटने की हिम्मत नहीं थी। वंदना रोते हुए पीछे मुड़ी और भागने वाली थी कि तभी एक भारी और कड़क आवाज़ गूंजी, रुको भाभी। ये सागर की आवाज़ सागर की थी। सागर अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। वंदना के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस मंडर के बीच ले आया। निशा ने गुस्से से कहा, सागर तुम क्या कर रहे हो? ये पागलपन है, यह औरत अपशकुनी है। सागर ने निशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, निशा अपनी जुबान को लगाम दो, ये औरत जिसे तो अपशकुन कह रही हो इस घर की लक्ष्मी है। जब मेरा भाई नहीं रहा तो इसने अपनी जवानी, अपने सपने, अपनी खुशियाँ सब कुछ इस घर के नाम कर दिया। मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा इसने की जब मैं सरहद पर था। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो सिर्फ भाभी की वजह से। दोस्तों, सागर की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स सन्न रह गया, लेकिन अभी असली ड्रामा बाकी था। कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच रही है। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आगे जो फैसला सागर लेने वाला है वह इतिहास रच देगा। निशा ने तमतमाते हुए कहा, ओ तो तुम्हें अपनी भाभी की इतनी चिंता है? ठीक है सागर, अब फैसला तुम्हें करना है। या तो यह विधवा इस घर में रहेगी या मैं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो शादी के तुरंत बाद तुम्हारे माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना होगा और इस औरत को घर छोड़ना होगा। मैं अपनी नई जिंदगी इस मनहूसियत के साए में शुरू नहीं कर सकती। सागर ने एक पल के लिए अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखा जो डरे हुए थे। फिर उसने वंदना की तरफ देखा जो हाथ जोड़कर खड़ी थी, जैसे कह रही हो कि मेरी वजह से अपना रिश्ता मत तोड़ो। सागर हंसा, एक कड़वी हंसी। उसने अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी निकाली और निशा के सामने टेबल पर रख दी। निशा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। जो लड़की मेरे परिवार का सम्मान नहीं कर सकती, जो किसी के दुख को मनहूसियत कहती है, वो मेरे जीवन की संगिनी कभी नहीं बन सकती। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरे बाप को वृद्धाश्रम भेजे। निशा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, सागर तुम होश में तो हो? एक विधवा के लिए तुम मेरा रिश्ता ठुकरा रहे हो? सागर ने गरजते हुए कहा, हाँ ठुकरा रहा हूँ, और सुन लो, ये सिर्फ विधवा नहीं है, मेरे घर की इज्जत है। निशा और उसका परिवार गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। सगाई टूट चुकी थी। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। सुमित्रा देवी रोने लगी, है भगवान, अब क्या होगा? मेरे बेटे का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। तभी सागर अपने पिता के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, पिताजी, भैया के जाने के बाद हमने भाभी के साथ बहुत अन्याय किया है। हमने उन्हें घर की दासी बना दिया, लेकिन अब और नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस घर की खुशियाँ वापस आए। सागर खड़ा और वंदना के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वंदना घबरा गई। सागर ने कहा, भाभी मैं जानता हूँ कि मैं भैया की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको सम्मान और दर्जा दूंगा जिसे कि आप हकदार। मैं नहीं चाहता कि आप पूरी जिंदगी घुट-घुट कर जिएं, कि आप मुझसे शादी करने, इस घर को और अपना बनाएंगी। और वंदना के तो जैसे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, नहीं सागर, यह नहीं हो सकता। समाज क्या कहेगा? तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, विधवा हूँ। सागर ने कहा, समाज का काम है कहना, लेकिन मेरा धर्म है अपनों का साथ देना। अगर मैंने आज आपका हाथ नहीं थामा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपकी दया नहीं, आपका साथ चाहिए। किशन लाल जी, जो अब तक चुप थे, आगे आए। उन्होंने वंदना के सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोले, बेटी सागर सही कह रहा है, हमने बहुत पाप किया है तुझे दुख देकर। अगर तू सागर को अपना लेगी तो वो शायद भगवान हमें माफ कर दे। मेरी खातिर, इस घर की खातिर हाँ कर दे। वंदना ने अपनी सांस की तरफ देखा। सुमित्रा देवी ने भी आंचल फैलाकर वंदना के मुख से मुख विनती की। वंदना का प्रतिरोध टूट गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसने धीरे से सिर हिला दिया। दोस्तों, उसी मंडप में जहाँ सागर और निशा की सगाई होने वाली थी, वहाँ एक अनोखी शादी हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। सागर ने वंदना की मांग में सिंदूर भरा। यहाँ यह सिंदूर सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह एक औरत के स्वाभिमान की वापसी थी। उस दिन गाँव वालों ने देखा कि कैसे एक फौजी ने सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि अपने घर की इज्जत भी बचाई। वंदना, जो कल तक एक कोने में पड़ी विधवा थी, आज फिर से उस घर की कुलवधू बन गई। सागर ने उसे पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन साथ ही साथ भाभी वाला सम्मान भी हमेशा बरकरार रखा। उसने साबित कर दिया कि असली मर्द वो नहीं जो औरत पर हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो उसके आंसुओं को पोंछकर उसे जीने की वजह दे। सागर अपनी छुट्टियां पूरी करके वापस ड्यूटी पर गया, लेकिन इस बार वह बेफिक्र था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे उसका घर एक मजबूत हाथों में है और वंदना अकेली नहीं है। निष्कर्ष दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विधवा होना कोई पाप नहीं है। एक औरत की जिंदगी पति के जाने के बाद खत्म नहीं हो जाती, उसे भी जीने का, खुश रहने का पूरा हक है। सागर जैसे लोग ही समाज में असली बदलाव लाते हैं, रिश्तों में या उम्र में, या समाज का डर नहीं बल्कि समझ और सम्मान होना चाहिए। आपको सागर का फैसला कैसा लगा? क्या उसने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।